बीटीपी का एक नियम कहता है कि एक जीता हुआ कैंडिडेट एक ही बार चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में क्या राजकुमार रोत, रामप्रसाद इंदौर को वापस मौका दिया जा सकता है क्या? या बीटीपी के दो विधायक हैं, रामप्रसाद इंदौर या राजकुमार रोत, 3.5 साल होने आ गए वो सत्ता में। आखिर उन्होंने आदिवासियों को लेकर इतने मुद्दे उठे, इतनी बातें हुई, लेकिन इन 3.5 सालों में आपकी नज़र से उन्होंने क्या विकास किया? ये भी सामने आ रहा है कि देवेंद्र कटारा की गिरफ्तारी प्रोपेगेंडा हो सकता है, या लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए खुद की गिरफ्तारी करना, या फिर ये भी कह सकते हैं पब्लिक स्टंट। प्रतापगढ़ में गए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट की आपने तरफदारी की, उसी का ही आप ही के आदिवासी परिवार के लोग या पार्टी के लोग या आप ही के समाज के लोग आपका उस पर जमकर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांति भाई आदिवासी। इनको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं, इनकी पार्टी में चर्चा चल रही है तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा चल रही है। आज इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे, उनका पक्ष जानेंगे और उनका क्या कहना है। कांति भाई, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो पेरापेरी क्षेत्र को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, जो मास्टर प्लान आया है, उसको लेकर आपका विरोध क्यों है? सबसे पहले तो आपके आरएन न्यूज़ चैनल को हमारी ओर से धन्यवाद, जोहार। आपका चैनल आगे बढ़े। और सवाल रहा आपका पेराफेरी और मास्टर प्लान का लेके। मास्टर प्लान का विरोध इसलिए हो रहा है सर कि जहाँ जो यहाँ पे सदियों से जो लोग रह रहे हैं उनकी राय नहीं ली गई है मास्टर प्लान के अंतर्गत। और दूसरा मास्टर प्लान में ये है कि 5वीं अनुसूची में साफ स्पष्ट लिखा है कि आर्टिकल 244(1) और 243(j)(c) के तहत आपका नगर पालिका, नगर निगम अवैध है, गैर कानूनी रूप से है। तो जो ग्राम सभा हैं आपकी पैसा एक्ट की या फिर अपनी आदिवासियों की परंपरागत ग्राम सभा, उन ग्राम सभाओं से कोई सलाह मशविरा, उनका प्रस्ताव नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोग कानूनी रूप से विरोध कर रहे हैं। दूसरा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आज की तारीख में नवाडेरा जो डूंगरपुर के आसपास का इलाका है, जिसको ग्रीन जोन बना रखा है। ग्रीन जोन बनाने से वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे दूसरे वर्ग के लोग हो, वो स्वयं का मकान नहीं बना पा रहे हैं और उनकी ज़मीन भी सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मास्टर प्लान जैसे ही आएगा उस समय जो आदिवासी और अन्य वर्ग के लोग जो कब्जेशुदा हैं और तत्कालीन समय में अनपढ़ थे और उनको जानकारी नहीं थी इतनी सारी कानूनी दस्तावेज़ों की, तो आज की तारीख में सारे के सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कब्जेशुदा हैं, उनके खाते नहीं हैं। तो आने वाले समय वो ज़मीन कौड़ियों के भाव से या बिना पैसा दिए ही उनको हटा दिया जाएगा और उनके मकान जो बने हुए हैं उन मकानों से उनको हटा दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। और मास्टर प्लान आने से डूंगरपुर का विकास होगा, ये लोग कह रहे हैं और हम भी मान रहे हैं विकास होगा, लेकिन विकास किसी का विनाश करके नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल राइट्स का भी हनन होगा। और जो स्थानीय लोग वो नहीं चाहते कि हम लोग नगर परिषद में जाएं। नगर पालिका नगर परिषद में जाने के बाद में लोगों को रोड का जो लाइटें जलती है उसका बिल देना पड़ता है। और आदिवासी जो आपका रोजगार गारंटी काम चलता है वो नगर परिषद में चलता है। तो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार गारंटी काम मिले, हमको रोजी रोटी मिले। इसलिए लोगों की मंशा है और हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ थी और उस आवाज़ को हमने सरकार के सामने रखा है, पक्ष रखा है और 1 दिवसीय धरना भी लगाया था, लेकिन परमिशन नहीं मिली और सांकेतिक रूप में हमने इस प्रकार का धरना लगाया। और आज गाँव-गाँव में जाके हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं और लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में मास्टर प्लान बने। अगर देखा जाए, आप लोकसभा से चुनाव लड़े थे, क्या इस बार फिर आप लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश करते नजर आएंगे क्या चुनावों में? देखिए सर, ये जो चुनाव जो मैं लोकसभा से लड़ा था, मैं नहीं लड़ा था, यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो सारे चुनाव लड़े थे और एक आवाज़ बन के उठा था और सारे लोगों का मंशा थी कि हमारी आवाज़ संसद तक पहुँचे। और उसमें ये था कि अधिकतम वोट कौन लाए, पहला प्रयास है और उस पहले प्रयास में ज़मानत जब्त नहीं हो और अधिकतम वोट लाए। और अगर जनता ने चाहा तो हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ऐसा लोगों की मंशा बन गई थी। और जिस दिन हम फॉर्म भरने गए, उस फॉर्म भरने में लगभग तकरीबन 1 लाख के आसपास संख्या हमारा फॉर्म भरने आई थी। और उस फॉर्म भरने के बाद में ही पता चल गया और देश भर में जो माहौल पैदा हुआ, उस माहौल में हम तो कहीं न कहीं आपका ईवीएम घोटाला भी मानते हैं। और ईवीएम घोटाले में जो रिजल्ट आया, तो आपने सवाल किया कि दूसरी बार आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? तो हम तो जनता चाहेगी तो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे, जनता चाहेगी तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, जनता चाहेगी तो सरपंच का चुनाव भी लड़ेंगे, जनता चाहेगी तो मेंबर का चुनाव भी लड़ेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अगर जनता चाहेगी तो आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से जनता चाहेगी तो विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको ऐसे में अगर विधानसभा की टिकट नहीं मिलती, लोकसभा की टिकट नहीं मिलती, उसमें आपकी राजनीतिक भूमिका इसके बाद क्या रहेगी? देखिए सर, ऐसा है कि टिकट
जो आला कमान कहते हैं वो देते हैं, लेकिन टिकट तय करता है हमारा समाज, यहाँ के स्थानीय रहने वाले लोग। और लोग चाहेंगे कि जो हमारी आवाज़ बने, वो आवाज़ विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, तो वो आवाज़ कहीं न कहीं जनता की आवाज़ बने और जनता के मुद्दों को सही तरीके से पनपा पाए। तो देश भर में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो बिना राजनीति की टिकट, आप जिसको टिकट मैंडेट बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं, वो आपका पर्टिकुलर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिंबल नहीं लेने के बावजूद भी निर्दलीय चुनाव जीत के जाते हैं। तो हम लोग इस इलाके में ऐसी स्थिति हालात पैदा कर रहे हैं और लोगों को जनजागरण कर रहे हैं कि राजनीतिक गुलामी छोड़ के हमारे स्तर पे हम लोग स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमें टिकट नहीं देती है। तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे क्या, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है बीटीपी पार्टी से या कोई भी पार्टी से? किसी भी पार्टी से हम लोग आज की तारीख में हम पार्टी की बात नहीं करते, हम समाज को जनजागरण कर रहे हैं, समाज को एक कर रहे हैं। समाज की 5वीं अनुसूची समाज के जितने भी राइट्स हैं संविधान में दे रखे हैं उसको धरातल पे लागू हो, ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और मान लीजिए हम लोगों को कोई पार्टी इस काबिल नहीं समझती है, क्योंकि राजनीति में प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा होती है। और किसी फिलोसोफर ने भी कहा है, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि राजनीति एक वेश्यावृत्ति से भी गई बीती चीज़ है। और आज की तारीख में जो काम करता है वो काम की पूजा होती है। तो हम लोग तो आज की तारीख में आज से नहीं, हम तो कई सालों से काम कर रहे हैं। समाज के छोटे मोटे जो भी मुद्दे हैं, चाहे प्रशासनिक मुद्दे हो चाहे जनता के छोटे मोटे जो भी समस्याएं हो, उसको लेके हम लोग आए दिन कोई न कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं। अगर जनता चाहेगी तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा सकती है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता जो कहेगी उसका हम ससम्मान उसका सम्मान करेंगे। जैसे कि देवेंद्र कटारा बीटीपी पार्टी में अचानक आ जाना, क्या आपके पार्टी के मेंबरों से लेकर इसकी कोई चर्चा की गई थी? उसके बारे में देवेंद्र कटारा अचानक पार्टी में आ गए, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये पार्टी का ऊपर का डिसीजन है। लेकिन इसमें ये लोग, मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टी हम लोग 2018 में लाए हैं। उससे पहले हम यहाँ पे आदिवासी परिवार बिल प्रदेश के नाम से जो मूवमेंट चला रहे हैं, विचारधारा चला रहे हैं, वो विचारधारा के तहत हम लोग कुछ मुद्दों के साथ में हम बीटीपी को हमारे इलाके में लाए थे। और यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है और जितनी प्रदेश बॉडी है, वो बॉडी का रिकमेंड यहाँ के स्थानीय सामाजिक संगठनों ने किया था और संगठनों ने लिख के दिया है। यहाँ राजस्थान की निर्णय कमेटी बनी हुई है, उस निर्णय कमेटी ने लिख के देने के बावजूद बाद में यहाँ के जो 51 सदस्य प्रदेश बॉडी बनी है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की रिकमेंड के आधार पर बनी। तो देवेंद्र कटारा अगर पार्टी में आना ही चाहते थे, आ तो गए हैं, लेकिन आना चाहते थे तो यहाँ के स्थानीय जो सामाजिक संगठन है, जो विचारधारा है, उससे सलाह मशविरा करते। उन्होंने 9 अगस्त पे इसी संगठनों का उन्होंने विरोध किया था, उनके विरोध में बोला था, इसलिए लोग नाराज़ हैं। और उनको आज पार्टी का पदाधिकारी बने हुए समय गुजर गया है और वो पार्टी में आए हैं, तो पार्टी के आला कमान जाने वो जाने। ये सब जो ये बात तो रही, क्या आप देवेंद्र कटारा जो पार्टी में है उसके समर्थन में आप हैं या नहीं? नहीं, मैं कुछ समर्थन देने वाला नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ विचारधारा है अलग। आपकी विचारधारा क्या कहती है इसको लेकर? हमारी विचारधारा आम जनता जो तय करेगी वो सर्वोपरि है, सम्माननीय है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए कि बीटीपी में देवेंद्र कटारा है और उसके अगले दिन ही देवेंद्र कटारा का गिरफ्तार होना, आखिर इसकी क्या साजिश है, क्या है, आपको क्या लगता है? साजिश माने या फिर राजनीतिक माने, ये मामला कहीं न कहीं राजनीतिक से ही जुड़ा हुआ है। देवेंद्र कटारा भले एक्स एमएलए हैं आज की तारीख में, और उस समय 6 साल के लिए निष्कासित भाजपा से किए थे, लेकिन भाजपा समझ रही थी कि एक्स एमएलए हमारा है, और कांग्रेस वाले भी समझ रहे थे कि एमएलए बीजेपी का है, तो हो सकता है कि अगर देवेंद्र कटारा को छेड़खानी करेंगे तो बीजेपी मूवमेंट में आएगी। और जैसे ही देवेंद्र कटारा ने अचानक वहाँ जाके पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद में बीजेपी वालों ने भी सोच लिया कि भाई हमारा जो आदमी था वो तो निकल गया, इसलिए तुम्हारी मर्जी हो वो करो। ऐसा हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, राजनीति में सारा संभव है, सब कुछ जायज़ है। खुलकर ये भी सामने आ रहा है कि देवेंद्र कटारा की गिरफ्तारी प्रोपोगेंडा हो सकता है, या लोगों की सहानुभूति जीतने के लिए खुद की गिरफ्तारी करना, या फिर ये भी कह सकते हैं पब्लिसिटी स्टंट। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में सब जायज़ है,
का राजनीति में सब जायज़ है। देखो हमने देश भर की राजनीति में देखा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक भी जा सकते हैं, और हमारे पूर्व विधायक ने जो प्रोपेगेंडा भी किया हो तो वो हमारे जानकारी में नहीं है, और उसकी परतें अगर ऐसी होगी तो खुल जाएगी समय आने पे जनता के सामने होगा, उन्होंने किया हो तो। बाकी हम नहीं कह सकते किया है ऐसा। जैसे आपके बीटीपी का एक नियम कहता है कि एक जीता हुआ कैंडिडेट एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, ऐसे में क्या राजकुमार रोत, रामप्रसाद डिंडोर को वापस मौका दिया जा सकता है क्या? देखिए सर, ये बीटीपी का नियम नहीं है, ये जो नियम है यहाँ के आदिवासी परिवार का नहीं, ये आदिवासी परिवार का और हमारा जो प्रदेश विजन चल रहा है उसका नियम बनाया हुआ है। क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि जो राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी हो, परिवारवाद और व्यक्तिवाद पे चल रही है आज की तारीख में। परिवार में बाप बनेगा, उसके बाद बेटा बनेगा, बेटा नहीं होगा तो उसका पड़पोता बनेगा, बहू बनेगी, सारा परिवार ही चला रहा है। और हम चाहते हैं कि इस इलाके में जो बेरोजगार लोग हैं, राजनीति भी एक प्रकार की नौकरी है, 5 साल की अस्थायी नौकरी है, तो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार लोग आज MA BEd और डिग्री शुदा हैं, तो वो लोग बारी बारी से जाएं और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकते हैं, और आने वाले समय में ये जो समुदाय के जो हित है उसकी पैरवी भी कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आज ये 5 साल बाद में दूसरा तीसरा ऐसे अगर पूरे इलाके में करते गए होते तो आज कम से कम बहुत सारे लोग को पेंशन मिलती होती, क्योंकि मामला यहाँ पेंशन के। अब बात राजकुमार रोत, रामप्रसाद डिंडोर को टिकट देंगे या नहीं देंगे, इस पर चर्चा। देखिए सर, इसमें रामप्रसाद जी और राजकुमार जी को टिकट देने वाले हम कोई करता धरता नहीं है, ना हम आला कमान है। अगर आपकी विचारधारा देखी जाए तो क्या आपके नजरिए से क्या राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर को टिकट मिलनी चाहिए? मेरे नज़रिए से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारा नज़रिया, हमारा समाज है, हमारी विचारधारा है, आदिवासी परिवार है। उस आदिवासी परिवार का आप भी एक हिस्सा है, एक वोट तो आपका भी है, उस एक वोट को लेकर आप क्या कहते हैं? राजकुमार जी का और रामप्रसाद जी का जो आपका कंस्टिट्यूंसी है वो हमारे से अलग है, मेरा वोट नहीं है उनको। अगर बाय चांस अगर ये नियम तोड़ता है, अगर राजकुमार जी को, रामप्रसाद जी को टिकट दी जाती है, तो आपके जो प्रधान बने हैं, जिला परिषद से सदस्य बने, तो वो भी ये चाहेंगे कि हम गद्दी पर हमेशा बैठे रहें। तो ऐसे में ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी और बीटीपी में जो आपके आदिवासी परिवार है उसके नियमों में तो फर्क रह ही नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये इस चीज़ को हम लोग मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और हमारी जो विचारधारा है उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विचारधारा से मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजकुमार रोत और रामप्रसाद को टिकट नहीं देने का विचार किया जा सकता है। दूसरी ओर ये मैं पूछना चाहूँगा, देवेंद्र कटारा हैं और प्रदेश कार्यकारी जो आपके प्रदेश हैं प्रवीण परमार शायद से जिनका नाम है अध्यक्ष, उनको लेकर आप बीटीपी के आला कमान जो आपके अध्यक्ष कहा जाते हैं छोटू भाई वसावा को लेकर वहाँ पे गुजरात में आप चर्चा करने गए थे, उस बैठक में क्या निर्णय हुआ उनको लेकर? सबसे पहले तो आपने जो राजकुमार जी का बताया, जनता अगर उनकी जनता चाहेगी तो जनता का जो हमें जनाधार मिलेगा, उसके बाद में हमारी एक अलग गुप्त बॉडी है उस पर विचार करेगी। ये हम टिकट नहीं देंगे ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रवीण परमार और देवेंद्र कटारा जी छोटू भाई के वहाँ मिलने गए और वो अचानक पदाधिकारी बन के आ गए, इसकी जानकारी हमें नहीं है भाई। अब उन्होंने जो फैसला लिया है वो आदिवासी परिवार के जो नियम कायदे हैं उनको शायद नज़रअंदाज किया है, इसलिए पूरे इलाके में एक माहौल पनप रहा है कि ऐसा क्यों किया। इसलिए हम 4 मुद्दे उनको देके आए हैं। जो पहले भी हम लोगों ने, जब पार्टी नहीं थी उस समय हमने सादे कागज़ पे निर्णय कमेटी का जो लेटर था उसी आधार पे अभी भी हमने 4 मुद्दे दिए हैं। मुद्दा नंबर 1 है कि आदिवासी जो सिलेक्शन प्रणाली है, यानी आपका पदाधिकारी बनाने की, आपके चुनाव लड़वाने के प्रत्याशी की जो सिलेक्शन प्रणाली है जो आम जनता तय करेगी, और वो एक मेमोरेंडम बनेगा, मेमोरेंडम आपके पास पहुंचेगा, उनको ही आप पदाधिकारी बनाओ, तो ये अनुपालना सुनिश्चित की जाए, ये एक मुद्दा दिया है। दूसरा मुद्दा दिया है कि आज तक जितनी नियुक्तियाँ हुई है उसको रद्द करके नए सिरे से नियुक्ति की जाए, और केंद्रीय बॉडी में यानी बीटीपी की केंद्रीय बॉडी में 4 सदस्य राजस्थान से लिए जाएं, और जो हमारे प्रदेश में जो अभी गणमान्य सदस्य हैं और जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको हम चाहते हैं प्रमोशन हो, वो केंद्र में जाके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद पे सुशोभित हो और इस इलाके का नाम रोशन करे। ये हम लोग वहाँ उनको दे के आए हैं। दूसरा, आने वाले समय में 2023 की जो तैयारी है वो तैयारी हम लोग हमारे स्तर पर छोड़ दी जाए, और हम पार्टी के जो नियम कायदे हैं उसके आधार पर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करें प्रत्याशी में और पदाधिकारी में। इसलिए ये 4 मुद्दे हम उनको देके आए हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अगर उनका जवाब नहीं आया और उनकी आपकी जो मांगे वो नहीं मानी, तो क्या आदिवासी परिवार जो भी आपकी कम्युनिटी इधर बैठती है क्या वो एक अलग पार्टी खड़ी कर सकती है क्या?
देखिए, इस बारे में हम लोग अभी ने कोई फैसला लिया नहीं है और हम लोग निश्चित रूप से अभी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो यहाँ के प्रभारी चुनाव के समय बने थे और उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। महेश भाई संपर्क में, छोटे भाई संपर्क में हैं। कुछ लोगों ने यहाँ के जो कुछ लोग, सभी पार्टियों में स्वार्थी लोग होते हैं, तो यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका धरातल पे कोई आधार नहीं है, वो लोग जाके जहाँ पे उनको गलत बातें बताई है तो उसका खुलासा होगा और वो लोग जो भी पार्टी चला रहे हैं उनको समझ में आएगा कि धरातल में काम किसका ज़्यादा है और वर्चस्व किसका है। वर्चस्व ने व्यक्ति वर्चस्व नहीं, आपकी विचारधारा का वर्चस्व किसका है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग बिल्कुल साथ में बैठ के कोई न कोई निष्कर्ष निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। अगर ऐसे में देखा जाए, अगर एक पार्टी अगर एक बार ऐसा सोच रखें, एज्यूम कर रखें कि अगर एक पार्टी अगर खड़ी हो गई बीटीपी के अलावा, तो कहीं ना कहीं अगर बीटीपी भी चुनाव लड़ेगी विधानसभा में इधर, और दूसरी पार्टी जो बनेगी शायद वो भी चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इससे तीसरी पार्टी को फायदा हो सकेगा ना। देखिए, अभी राजनीतिक पार्टी बनाना ना बनाना वो हमारा आदिवासी परिवार और जो सामाजिक संगठन है उस पर निर्भर करता है, मेरे पे निर्भर नहीं करता है। और निश्चित रूप से हम लोग देखते आए हैं। 2013 के अंदर एक पार्टी आई थी संगमा जी की, नेशनल पीपुल्स पार्टी। वो भी जो किरोड़लाल जी थे उस पार्टी के यहाँ के कर्ता धर्ता राजस्थान लेवल में, और केंद्र लेवल में संगमा जी थे। तो पूरे इलाके में उन्होंने बहुत जन जागरण किया और हेलीकॉप्टर भी उड़ाए और जनता उमड़ के आई, शायद हेलीकॉप्टर देखने आ रही थी या फिर परिवर्तन करना चाह रही थी। लेकिन जब आपकी दान पेटियाँ खोली, उस दान पेटियों में वोट बहुत कम निकल के आए। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीधा पार्टी लाने से आप लोग जीत जाएंगे। अभी जहाँ हमारा काम चल रहा है आदिवासी परिवार का, वहाँ जहाँ हमने पार्टी के साथ में संबंध बना के मैंडेट दिए, वहाँ दान पेटियों में अच्छे वोट आए हैं। और जहाँ पार्टी ने अपने तरीके से, कुछ लोगों ने अपने तरीके से काम किया जो केंद्र लेवल के लोग जानते ही नहीं है, वहाँ पे पार्टी के पेटियाँ खुलने पे बहुत कम वोट आए हैं। तो पार्टी, यहाँ राजनीतिक पार्टी सब कुछ नहीं होती, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी हो। यहाँ की जनता चाहेगी तो सारे को उखाड़ के फेंक सकती है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा सकती है, अपना वो भी खड़ा कर सकती है। जैसे कि कल से ही सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा चल रहा है, आप उस पर लगातार लगे, आप प्रतापगढ़ में गए थे, कांग्रेस के कैंडिडेट की आपने तरफदारी की, उसी का ही आप ही के आदिवासी परिवार के लोग या पार्टी के लोग या आप ही के समाज के लोग आपका उस पर जमकर विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस विधायक की प्रशंसा की इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। रामलाल मीणा जब कांग्रेस में नहीं था तब से मेरा मित्र है और आज भी मित्रता हमारी है। राजनीति अपनी जगह है और मित्रता अपनी जगह है। क्या आपके अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने उस समय, राजनीतिक हिसाब से देखने जाए तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने उस समय वसुंधरा जी को नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया। रामलाल मीणा का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं था, वो कार्यक्रम उनकी मिसेज है जो जिला प्रमुख बनी है। उस जिला प्रमुख बनने पे आदिवासी कुल देवी है दिवाग माता, उनका मन्नत लिया था। उस मन्नत के आधार पे महाप्रसादी का कार्यक्रम रखा था। उस महाप्रसादी कार्यक्रम में मेरे घर लोग इन्वाइट करने आए थे और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया कि ये जाने के बाद में क्या स्थिति बनेगी। लेकिन मैंने सोचा कि राजनीति अपनी जगह है, मित्रता अपनी जगह है, तो मैंने अपनी मित्रता निभाई है और अपनी दोस्ती निभाई है। क्या कल मुझे आप बुलाओगे तो मैं आपके घर नहीं आऊँगा? चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मैं आदिवासी हूँ, तो अपनी मित्रता अलग है। और हमारे आदिवासी परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी परिवार में कुछ लोग राजनीतिक हिसाब से आए हुए हैं जो राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो वो राजनीति चमकाने के कारण वो लोग असमझ है, अज्ञान है, तो वो विरोध तो करेंगे ही। और जो आदमी कहीं न कहीं लीड करता है उस आदमी को चाहे कहीं भी हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, उसको डाउन करने का षड्यंत्र तो सभी जगह होता है और होता रहेगा। अच्छा, प्रतापगढ़ को लेके राजकुमार रोत का एक ट्वीट है कल का। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, इन पे कोविड प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़े, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि उन्होंने खुले तौर पर, मतलब बिना कुछ कहे, आप पर भी निशाना साध दिया है। देखिए, राजकुमार जी रोत का ट्वीट मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं कल रात को ही आया हूँ और मेरा मोबाइल रिचार्ज हो गया था। ट्विटर मैंने आज तक देखा नहीं है, अभी सुबह से उनका ट्वीट किया होगा और उनका ट्वीट करना भी वाजिब है। क्योंकि देश में कोरोना जैसा महामारी चल रहा है,
तो वो ट्वीट मेरे को टारगेट करने का है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी हमारा 9 अगस्त आ रहा है, विश्व आदिवासी दिवस। तो हो सकता है वो ट्वीट उस नज़रिए से उन्होंने किया हो कि जब आपके सत्ता में रहते हुए लोग इतनी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा कर सकते हैं, तो हमारा यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें हम लोग मनाएंगे। उनकी शादी में भी तो वो ट्वीट नहीं किया उन्होंने, उनकी शादी में इतने लोग इकट्ठा हो गए और आज अचानक इस प्रतापगढ़ को लेके ट्वीट। देखिए, राजकुमार जी की शादी का मामला है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम लोग कोई ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बीटीपी के साथ जो दिक्कतें खड़ी हो रही है कि हर विधानसभा से 7 से 8 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं कि मैं एमएलए का, विधायक का दावेदार हूं, वो अपने धरातल पे अपने काम करे। इस समय आपका आदिवासी परिवार किस तरह फैसला लेगा और किस एक तरह कैंडिडेट को चुनेगा? आदिवासी परिवार का कोई कैंडिडेट पहले से तय नहीं होता, और जो राजनीति करने के लिए हमारे बीच में आए हुए लोग हैं वो अपने अपने नज़रिए से काम करना चाहते हैं। और आज की तारीख में जो भी टीम बना के काम कर रहा है वो पहले भी कर चुका है, पहले भी टीम बना के काम किया था, लेकिन आदिवासी परिवार और जो स्थानीय जो बीटीपी है राजस्थान लेवल का, वो दोनों मिल के तय करते हैं। और हमारे कुछ लोग जो हमारे हितैषी लोग हैं वो सारे मिल के तय करते हैं कि अंतिम फैसला किसके ऊपर होगा। इसलिए जो आज की तारीख में अपने आप में स्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं एमएलए, मैं एमपी, तो वो अपने आप में अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आदिवासी परिवार का कतई विचारधारा नहीं है। आदिवासी परिवार आम राय में विश्वास करता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जैसे कि आदिवासी परिवार का समर्थन के लिए या बीटीपी के 2 विधायक हैं, रामप्रसाद इंदौर या राजकुमार रोत, 3.5 से 4 साल 3.5 साल होने आ गए वो सत्ता में। आखिर उन्होंने आदिवासियों को लेकर इतने मुद्दे उठे, इतनी बातें हुई, लेकिन इन 3.5 सालों में आपकी नज़र से उन्होंने क्या किया? आखिर बातें तो बहुत होती है कि आदिवासियों के लिए ये किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ 3.5 सालों में? देखिए, ये जो राजकुमार जी और रामप्रसाद जी के ऊपर जो सवाल हो रहे हैं, पूरे कांग्रेस बीजेपी के नेता भी सवाल करते हैं क्या विकास किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या विकास किया, विकास तो दिखना चाहिए राजस्थान में। ठीक है, वो बात की बात है, 70 साल पहले तक उन्होंने नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब सत्ता में आए तो आपने क्या किया? सवाल तो ये होगा, अगर कांग्रेस क्या कर गई, अगर मैं कांग्रेस से नहीं पूछूंगा, मोदी जी से पूछूंगा कि आप मोदी साहब आप क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही राजकुमार जी को लेकर आप ही आदिवासी परिवार के लोग हैं तो आपसे पूछूंगा उन्होंने क्या विकास किया। भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, रामप्रसाद इंदौर जी और राजकुमार जी कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकार के एमएलए नहीं है। अब उनको 2.5 करोड़ रुपया जो सालाना पैकेज मिलता है, वो 2.5 करोड़ रुपया सारी जनता में सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, क्योंकि आज यहाँ सबसे भारी समस्या पानी की है। तो पानी के हेडपम्प भी लगाए होंगे उन्होंने, और जितने हेडपम्प कांग्रेसियों ने लगाए, जितने हेडपम्प बीजेपी ने लगाए पर्टिकुलर 1 साल में, उतने वो काम उन्होंने भी किया होगा। अब पत्रकार जो लोग हैं या जो मीडिया है या जो उस चीज़ को छाप नहीं रहा है, तो हम क्या करें इस बारे में। दूसरा ये है कि अभी कोरोना महामारी चली, उस कोरोना महामारी में सारा उनका जो बजट था वो तो कोरोना में चला गया, तो विकास होगा कैसे? तो जैसे अगर देखा जाए, आपका कहना है कि उनका 1.5 करोड़ रुपए का ही बजट होता है। जैसे आपकी बीटीपी पार्टी है, वो मतलब कहें कि यहाँ पे टीएसपी एरिया की पार्टी अगर एक तरह से कहें जाए, अगर वो 17 विधायक आपके आदिवासी समाज के पड़ते हैं, मतलब आदिवासी जो रिजर्व्ड है, तो ऐसे में अगर वो 17 विधायक बन भी गए तो भी तो वो सत्ता में नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो तो हाशिए में पड़ी हुई है, कह सकते हैं। फिर उस समय कैसे विकास होगा? ऐसा है सर, जिस दिन 17 विधायक बन गए, उस दिन हम पूरी राजस्थान पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम लोग 17 या फिर 25 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ सीटें उधर जो पूर्वी राजस्थान की मिड़ाव की है, वो सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद में जो एससी कम्युनिटी बिलोंग करती है, कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करती है और कहीं ओबीसी बिलोंग करती है, वो उनका हम साथ सपोर्ट लेके हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे फुल फ्रेश कांग्रेस की सरकार नहीं बने, फुल फ्रेश बीजेपी की सरकार नहीं बने। वो सरकार अगाड़ी हो जाएगी, अगाड़ी सरकार बोलते हैं, जिसमें हमारा समर्थन होगा। हमारा समर्थन होगा तो जो हमारे मुद्दे हैं, संवैधानिक मुद्दे हैं और हमारे विकासात्मक मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेके हम लोग चाहे किसी भी पार्टी को समर्थन दें, अगर वो लोग उस समय तत्कालीन समय में हमारा समर्थन लेते हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उसको सही नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार है वो गिरेगी। और जो पार्टी हमारा समर्थन लेगी वो हमारे मुद्दे पूरे कराने पड़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारे दबाव से जो यहाँ 5-6 सालों से काम हो रहा है, और जो 2 हमारे एमएलए गए, उनके दबाव से आपका ट्राइबल कमिश्नर का विभाग अलग हुआ है।
तो आने वाले समय में सारे विभाग अलग होंगे। और लोग सोचते हैं कि नहीं, भारतीय ट्राइबल पार्टी सिर्फ आदिवासियों पे ही काम करना चाहती है, ये गलत है। ये हम पूरे आदिवासी इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, इन सभी का विकास चाहते हैं। लेकिन आदिवासियों के जो अधिकार हैं उसको हनन करके किसी का विकास नहीं करना चाहते। और जो जिनके अधिकार दे रखे हैं संविधान में, उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। जैसा कि मैं एक अपील आपसे करवाना चाहूँगा, आप ही के लोग, आपके कई फेमस हैं, आप कभी इस क्षेत्र में बड़ा नाम है, आप इस चैनल के माध्यम से ये कह दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो। नहीं, ये आपका शायद मेरा पहला इंटरव्यू है आपके चैनल का। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो RNA न्यूज़ चैनल है, तो ये चैनल हो सकता है कि आदिवासी इलाके में, जिसको हम बिल प्रदेश बोलते हैं, उस इलाके में इस चैनल को जितना भी प्रमोट कर पाएँ, जितना भी सब्सक्राइबर कर पाएँ, जितने भी फॉलोवर बढ़ पाएँ, तो हो सकता है कि हमारी असली आवाज़, सही आवाज़ आम जनता तक जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े चैनल ऐसे इंटरव्यू नहीं लिया करते थे, और आपकी हकीकत जो सही बात है वो आप तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतम इसको फॉलो कीजिए। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे कांति भाई आदिवासी, इनका पक्ष जाना, इनसे कड़े सवाल किए। इसी तरह RN न्यूज़ आगे भी पहुंचेगा और आगे कई नेताओं से सवाल करेगा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं RN न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी विपिन कोटिड के साथ डूंगरपुर।